हाँ, हम लोग कल पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस। देखो माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस में बस एक पॉइंट मिस्टेक से गलती से साइटोक्रोम एफ बोल दिए थे, जहां हमको बोलना था साइटोक्रोम C1। ठीक है, तो हम अभी तुम्हारे सामने सारे के सारे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। देखो पहले सारे के सारे कॉम्प्लेक्स का नाम हम तुम्हारे सामने लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुमको हम दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स 1 कितने दूर में, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स 1। और यहाँ पे तुमको हम दिखा देंगे कॉम्प्लेक्स 2। और यहाँ पे हम तुमको दिखा देंगे कॉम्प्लेक्स 3। हियर कॉम्प्लेक्स 3 में ही कल मिस्टेक हो गया था, कॉम्प्लेक्स 3। ओके, और यहाँ पे तुमको हम दिखा देंगे कॉम्प्लेक्स 4। इतने में दिखा देंगे हम कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, और यहाँ पे हम तुमको दिखा देंगे कॉम्प्लेक्स 5। और कॉम्प्लेक्स 5 में भी डायग्राम में मतलब गलत नहीं था, मतलब एक चीज और बताना चाहिए था डायग्राम में, तो बच्चे को ज्यादा क्लियर होता, वो भी बता देंगे अभी हम। ठीक है, तो सारा कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं। चलो याद करो जल्दी से, हम कॉम्प्लेक्स 1 में क्या बोले थे कि कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, FMN होता है। ये रहा FMN, जो एक इंटीग्रल प्रोटीन है। ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन FMN, और उसके साथ जुड़ा रहता है छोटा सा क्या, थोड़ा सा आयरन सल्फर प्रोटीन। तो दिस वन इज आयरन सल्फर प्रोटीन। ये देखो उसके साथ एसोसिएटेड है, दिस वन इज आयरन सल्फर प्रोटीन, दैट इज फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन कहते हैं उसको। ठीक है, ये हुआ कॉम्प्लेक्स 1। अब इसका नाम वगैरह हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स 2 में। कॉम्प्लेक्स 2 में हम तुमको दिखाए थे कि पूरा का पूरा एक एंजाइम होता है उसमें, कॉम्प्लेक्स 2 में लोकेटेड, और वही होता है कॉम्प्लेक्स 2, जिसका नाम है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। एक्चुअली वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, तो वो लोग उसको दिखा देते हैं। दिस वन इज कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 ये हो गया। उसके बाद आया था इंजाइम वगैरह भी हम सब दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद आया था कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 में ही कल हम लोगों से एक मिस्टेक हो गया था, क्या कि पहले देखो कॉम्प्लेक्स 3 में जो पहला होता है वो क्या होता है तुम्हारा, ये रहा, आधा धसा रहता है लेकिन धसा रहता है, जिसका नाम है साइटोक्रोम बी। ये रहा साइटोक्रोम बी। और साइटोक्रोम बी के साथ थोड़ा सा वो सटा रहता है आयरन सल्फर प्रोटीन। ये रहा आयरन सल्फर प्रोटीन, उससे एसोसिएटेड। ये रहा। उसके बाद वाला जो था वही गलती से बता दिए थे हम, साइटोक्रोम एफ। एक्चुअल में वो साइटोक्रोम C1 था, साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1। ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में पहला कौन था, कॉम्प्लेक्स 4 में पहला था साइटोक्रोम A1, दूसरा था साइटोक्रोम A3। तो पहले लेते हैं साइटोक्रोम A1, दिस वन इज साइटोक्रोम A1। ठीक है, और उसके बगल में दिस वन इज साइटोक्रोम A3। ये कॉम्प्लेक्स हो गया 4। अब कॉम्प्लेक्स 5 में भी एक चीज हमको दिखाना था, जो कि बेटरली हम दिखाते कल तो अच्छा रहता। वो क्या हम तुमको बता रहे हैं, उसके माथे पे जो हम डायरेक्ट ये बना दिए थे इस टाइप से, पहले गोल गोल बनाना चाहिए। ठीक है, ये है F0, ये है F0, इधर एक F0। भाई F0 F0 एक ही चीज है यार। ठीक है, और उसके बाद ये है तुम्हारा पूरा का पूरा स्टॉक, इसको स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये पूरा स्टॉक है। और फिर इसके माथे पे जाकर फिर क्या है, F1, दिस वन F1। और उसके माथे पर लोकेटेड कौन है, एटीपीएस सिंथेस। ये पूरा अच्छा कॉम्प्लेक्स 5 का अच्छा डायग्राम ये होगा मस्त वाला। ठीक है,
और अब हम सारा एंजाइम दिखाते हैं और सबका नाम लिखते हैं, खटाखट सबका नाम ब्लैक पेन से लिख देते हैं पहले। दिस वन इज आयरन सल्फर सॉरी FMN, FMN. This one is iron sulfur protein of complex 1. This one is complex 2 लिखा हुआ है यहाँ पे. And this one is cytochrome B. This one is iron sulfur protein of complex 3rd. And this one is cytochrome F नहीं C1. cytochrome C1. वही F गलती से बता देते. cytochrome C1. And this one is cytochrome A1. And this one is cytochrome A3. This one is F0. F0. And this one is stop. हम बात इसको कहते हैं. And this one is F1. F1. ठीक है. और this one is ATP synthase. ATP synthase. और तुमको पता है कि इधर जो है ये पूरा मैट्रिक्स है. इधर जो है ये पूरा साइटोप्लाज्म है. आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये. इधर तो ये साइटोप्लाज्म है और ये बीच में जो ये स्पेस है ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है. ओके. अब एंजाइम दिखाते हैं. चार एंजाइम था. एक एंजाइम होता है FMN के माथे पर. हियर दिस वन. और इस एंजाइम का नाम था NADH2 डिहाइड्रोजनेज. NADH2 डिहाइड्रोजिनेज. एक एंजाइम था यहाँ पे दिस वन एट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और ये एंजाइम का क्या नाम था? FADH2 डिहाइड्रोजिनेज. FADH2 डिहाइड्रोजिनेज. भोंकू देख रहे हो? डायग्राम बना रहे हैं. कहाँ गया भोंकू? हाँ हूँ सर. हाँ देखो डायग्राम बना रहे हैं. सीखो कैसे बना रहे हैं. ठीक है. तीसरा एंजाइम एक और एंजाइम था जो यहाँ पे था साइटोक्रोम A3 के माथे पर. हियर दिस वन. और इस एंजाइम का क्या नाम था? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. बंद कर लो साउंड. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. 1 सेकंड रुक जाओ यार. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ठीक है. और यहाँ पे जो एंजाइम था उसका नाम लो लिख देते हैं. ये दिस वन. ये जो लाल वाला पूरा एटीपी सिंथेज लिख तो दिए हैं. तो 4 एंजाइम हो गया. ये पूरा अरेंजमेंट था. कर देते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खेल. आ जाओ मजा आ जाएगा. देखो साहब हम ETS पढ़ रहे हैं साहब, है ना. और ETS में क्या पढ़ते हैं हम? ETS में हम ये पढ़ते हैं कि जो अच्छा इसमें वो इलेक्ट्रॉन कैरियर दिखा देते हैं. कौन? जो यहाँ पे दिखा देते हैं. आ जाओ. जो एक जगह तो मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर इस कलर से दिखाते हैं, इस वाले से. ठीक है. ये देखो यूबी क्विनॉन. एक यूबी क्विनॉन यहाँ पे आएगा. एक मॉलिक्यूल यूबी क्विनॉन और एक मॉलिक्यूल यूबी क्विनॉन यहाँ पे रहेगा. दिस वन. ठीक है. और एक मॉलिक्यूल यूबी क्विनॉन यहाँ पे रहेगा. दिस वन. ठीक है. ये तीनों तो यूबी क्विनॉन हो गया. और ये वाला साइटोक्रोम C. ठीक है. दिस वन इज साइटोक्रोम C. और सबका नाम लिख देते हैं जल्दी से. खटाखट. ये क्या है? यूबी क्विनॉन. ये भी क्या है? यूबी क्विनॉन. और ये भी क्या है? यूबी क्विनॉन. और ये क्या है? साइटोक्रोम C है. साइटोक्रोम C फ्लिप फ्लॉप शो करके आएगा. कहाँ आएगा तो बता देते हैं.
साइटोक्रोम फ्लिप फ्लॉप शो करके यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एक मिनट रुक जाओ यार, फीका कलर में ऐसा दिखता है क्या येलो, वहाँ पे दिखाया डबल बार हो जाएगा, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, डबल बार नहीं दिखाना है हमको, ठीक है। चलो तो ये हो गया पूरा अरेंजमेंट। अब हम खेलते हैं इलेक्ट्रॉन का खेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खेल किस कलर से खेलना है, किस कलर से खेलना है, गुलाबी नहीं, गुलाबी नहीं, काला से तो सबका नाम लिखे हैं, किस कलर से खेलने जो बेटर होगा, गुलाबी ही सही लग रहा है, ब्लू नहीं, ब्लू नहीं, गुलाबी सही है, गुलाबी सही है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब खेल। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कि मैट्रिक्स के अंदर NADH2 रेड्यूसिंग पावर क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन से डायरेक्टली बना और ग्लाइकोलाइसिस का सटल सिस्टम के थ्रू यहाँ पहुंचा। FADH2 भी बना, किसके दौरान, क्रेब्स साइकिल के दौरान। FADH2 क्रेब्स साइकिल के दौरान बना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के एंजाइम के प्रेजेंस में। और ये FADH2, अच्छा सुना, यहाँ पे FADH2 जो बनता है वो मैट्रिक्स में नहीं, वो कहाँ बनता है, देखना, वो बनता है तुम्हारा कहाँ, पूरा का पूरा या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो उसके बनने की प्रोसेस को दिखाने के लिए हम यहाँ पे सक्सीनेट लिखते हैं, उसके बनने के प्रोसेस को ही पूरा दिखा देंगे हम। दिस वन इज सक्सीनेट, ठीक है। और अभी हम तुमको पूरा स्टेप में सीक्वेंस में लेते हैं, समझाते हैं फिर से ETS। तो अब देखना तुम्हारे सामने हम लिखते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। हाँ साहब, हुआ क्या, ये सारे के सारे जितने के जितने कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, इनमें से कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 केवल क्या लेता है, ये केवल प्रोटॉन लेता है, मतलब ये केवल प्रोटॉन का फ्लो अलाउ करता है। जबकि कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का फ्लो अलाउ करता है। जबकि कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो अलाउ करता है। साहब पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है, क्या जल्दी से बोलो यार, याद करो। पहला पॉइंट क्या है कि कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का फ्लो करता है, कॉम्प्लेक्स 5 केवल प्रोटॉन का फ्लो करता है, और कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है साहब। और ये सारे जितने जितने लगे हुए हैं कॉम्प्लेक्स, ये अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, और इनसे भी, इन चारों कॉम्प्लेक्स से भी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O2 का होता है। इसीलिए फाइनली इलेक्ट्रॉन O2 को पहुंचता है साहब। तो खेल कहां से स्टार्ट होगा, ये NADH2 देख रहे हो ना, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन ले लेगा, FMN ले लेगा। तो NADH2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 NAD+ बन जाएगा। और इस दौरान इस NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मींस 2 हाइड्रोजन किसको मिल जाएगा, FMN को मिल जाएगा। FMN क्या बन जाएगा, FMNH2 बन जाएगा। ये रेड्यूस्ड फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब ये FMN क्या करेगा, FMN अपना इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर आयरन सल्फर प्रोटीन को दे देगा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन देगा साहब, क्योंकि अगला आयरन सल्फर प्रोटीन केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्रोटॉन कैरियर ना। तो यहाँ से प्रोटॉन तब कहाँ जाएगा, वो प्रोटॉन मैट्रिक्स में आ जाएगा साहब। अब ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन को पहुंच गया है, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी यूवी क्विनॉन की है। अब ये आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन यूवी क्विनॉन को चला जाएगा। यूवी क्विनॉन इज not only electron carrier, it is also proton carrier, so that here by the use of free energy of these 2 electrons, UV quinone accepts 2 protons from the matrix, and thus UV quinone get converted into UV quinol, U Q H2 UV quinol या reduced UV quinone,
ये बना तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर, मगर यह शो किया फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या शो किया? फ्लिप फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करके वो यूबिक्विनॉल बनने के बाद यूबिक्विनॉल फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर आ गया, जहां की आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर अगला कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम साइट कॉम्प्लेक्स थर्ड, उसका इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम बी दिखा। इसीलिए यूबिक्विनॉन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम बी को दे दिया। यूबिक्विनॉल ने केवल अपना 2 इलेक्ट्रॉन ही दिया साइटोक्रोम बी को, क्योंकि साइटोक्रोम बी तो केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो फिर ये यूबिक्विनॉल अपना प्रोटॉन भी नहीं संभाल पाया, कहां फेंक दिया? वो फेंक दिया इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। बच्चा बोल रहा है, अरे मास्टर आपने कहा है कि मेम्ब्रेन प्रोटॉन के लिए इम्परमेबल है, तो ये प्रोटॉन कैसे यहां से आया, कैसे यहाँ गया? अरे बच्चा, ये प्रोटॉन नहीं आया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके इस यूबिक्विनॉल जो एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन था उसको रिड्यूस कर दिया। रे बच्चा, ये प्रोटीन ने, इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ने फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करके इसी मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर आ गया, और आउटर सरफेस पर आ जाने के बाद इसने अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, और प्रोटॉन ये आउटर सरफेस पर है यार, ये अपना प्रोटॉन इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को मिल गया। अब एट द सेम टाइम in presence of FADH2 dehydrogenase enzyme, सक्सीनेट का हो जाता है ऑक्सीडेशन, और सक्सीनेट के ऑक्सीडेशन से सक्सीनेट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट, succinate get converted into fumarate, and thus here succinate is oxidized, so another compound must be reduced, and that compound is FAD। इसीलिए यहाँ FAD का क्या हो गया? FAD का रिडक्शन हो गया, और FAD के रिडक्शन से क्या बन गया? तो FAD के रिडक्शन से FADH2 बन गया, FADH2 बन गया। इस FADH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही, मतलब कि हाइड्रोजन यूबिक्विनॉन को दे दिया, और यूबिक्विनॉल बन गया, यूबिक्विनॉल बन गया हियर। और वो यूबिक्विनॉल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर ही बना था, सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर ही बना था हियर, बट वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस की तरफ लुढ़क गया। फ्लिप फ्लॉप। और अब ये भी यूबिक्विनॉन ने वही काम किया जो इस यूबिक्विनॉन ने किया था, 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड के साइटोक्रोम बी को दे दिया। काहे रे, केवल इलेक्ट्रॉन क्यों दिया? क्योंकि अगला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्रोटॉन कैरियर नहीं है। अब यूबिक्विनॉन ने अपना प्रोटॉन नहीं संभाल पाया, कहां फेंक दिया? इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन को फेंक दिया। अब साइटोक्रोम बी ऑफ कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुकी है, वो चारों इलेक्ट्रॉन अपने से एसोसिएटेड आयरन सल्फर प्रोटीन को दे दिया। 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस आयरन सल्फर प्रोटीन को मिला, तो इससे भी ज्यादा टेंडेंसी इस यूबिक्विनॉन की है इलेक्ट्रॉन खाने की। ये तो मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है ना, वो इससे इलेक्ट्रॉन लिया, 4 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका 2 मॉलिक्यूल लिया होगा, 4 इलेक्ट्रॉन अकेले कैसे ले सकता है यार? इसका 2 मॉलिक्यूल मिलकर लिया होगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विनॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिया, और इसी दौरान
दो मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विनॉन ने इसी 4 इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की मदद से मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन खींच लिया और ये दो मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विनॉन, दो मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विनॉल बन गया, UQH2 बन गया। अब ये UQH2 यूबिक्विनॉल ने क्या किया, अपना 4 इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ कॉम्प्लेक्स थर्ड दैट इज साइटोक्रोम C1 को दे दिया और 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स में फेंक दिया। 4 प्रोटॉन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक दिया। अब उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी साइटोक्रोम C की है, जो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। साइटोक्रोम C1 से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया साइटोक्रोम C ने और साइटोक्रोम C ने शो किया फ्लिप फ्लॉप और पहुंच गया यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर और वो 4 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया जो कॉम्प्लेक्स 1 का पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम A1 को 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया। उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी साइटोक्रोम A3 की है, इसीलिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 को दे दिया। रुक जाओ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुका है। अब तक कितने प्रोटॉन जमा हुए रे, कितने प्रोटॉन, 2 4 6 और 4 यानी कि 10। इस 10 में कितने प्रोटॉन NaDH2 की वजह से आए रे और कितने प्रोटॉन FADH2 की वजह से आए रे। ये 2 प्रोटॉन उस 2 इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की मदद से खींचे गए थे मैट्रिक्स से, जो 2 इलेक्ट्रॉन NaDH2 से आया था। मतलब कि ये 2 प्रोटॉन NaDH2 की वजह से आया रे। कहां से, मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आया। ये 2 प्रोटॉन भी उसी एनर्जी की मदद से, उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से फिर से यूबिक्विनॉन के द्वारा खींचा गया। बच्चा कह रहा है सर ये मैट्रिक्स से कैसे आया? अरे मैट्रिक्स में ही तो NaDH2 था ना यार, तो मैट्रिक्स से डायरेक्टली नहीं आया, इनडायरेक्टली तो मैट्रिक्स में ही ना NaDH2 था। तो ये 2 प्रोटॉन भी मैट्रिक्स से कुल मिला के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में NaDH2 की वजह से आया। ये 2 प्रोटॉन डायरेक्टली मैट्रिक्स से आया, लेकिन उसी NaDH2 के इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की मदद से आया, इसीलिए ये भी NaDH2 की मदद से आया है। लेकिन ये 2 प्रोटॉन इस वाले यूबिक्विनॉन का आया है और ये वाला यूबिक्विनॉल इस यूबिक्विनॉन से बना था और ये यूबिक्विनॉन तब यूबिक्विनॉल बना था जब FADH2 ने अपना हाइड्रोजन उसको दिया था। FADH2 में कहां से आया? सक्सीनेट से आया था। कुल मिला के आप ये कहोगे कि ये 2 प्रोटॉन FADH2 की वजह से आया। 4 इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेकर चला यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ने अपना ताकत लगा के 4 प्रोटॉन खींचा, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन था NaDH2 का हियर दिस वन एंड 2 इलेक्ट्रॉन था FADH2 का हियर दिस वन। कुल मिला के 4 प्रोटॉन खींचे गए और 4 प्रोटॉन यहाँ फेंके गए, जिसमें से 2 प्रोटॉन तो 2 NaDH2 के इलेक्ट्रॉन की वजह से खींचा गया और 2 प्रोटॉन तो FADH2 के 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से खींचा गया। मतलब अगर कुल मिला के टोटलिटी देखा जाए 2 2 4 2 6 प्रोटॉन NaDH2 के एनर्जी की वजह से खींचा गया, 2 और 2 4 यानी कि 4 प्रोटॉन FADH2 के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से खींचा गया है। जब यहाँ पर बहुत सारा प्रोटॉन जमा हो जाएगा, इतना प्रोटॉन जमा हो जाएगा, इतना प्रोटॉन जमा हो जाएगा कि लगाएगा धक्का सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलने के लिए, और जब ये धक्का लगाएगा ना तो इसको कहीं से जगह नहीं मिलेगा बाहर निकलने के लिए, लेकिन इसको एक जगह दिखेगा और वो जगह जहां पर कॉम्प्लेक्स 5 लोकेटेड है, जहां पर F नोट जिसको बोलते हैं बेस पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन, वहां से इसको छेद दिखेगा, वहां से ये प्रोटॉन निकलने की कोशिश करने लगेगा और फिर निकलते ही निकलते ये प्रोटॉन इस पूरी स्टॉक को क्रॉस करते हुए, इस पूरे F1 को क्रॉस करते हुए मैट्रिक्स में आ जाएगा। और जब ये प्रोटॉन
इधर मैट्रिक्स में आ जाएगा, तो उसी दौरान इतना एनर्जी रिलीज होगा उस प्रोटॉन से कि उस एनर्जी की वजह से, इतना हाई एनर्जी है उसमें कि उस एनर्जी की वजह से इस एटीपी सिंथेस में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और ये एटीपी सिंथेस एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब एटलीस्ट 2 प्रोटॉन क्रॉस करे, कहां से, इस F0 F1 पार्टिकल से जब 2 प्रोटॉन क्रॉस करेगा तो एक एटीपी बन जाएगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जब ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन यहाँ पहुंच ही जाएंगे तो फिर यही प्रोटॉन काम आ जाते हैं किस चीज में, यहाँ जो खींचे गए थे किस चीज में, तो यहाँ जो यहाँ पर ये खींचे गए थे ये वाला प्रोटॉन भी वहीं से आया था। इवन अब ये जब बहुत सारे प्रोटॉन यहाँ जमा होने लगेंगे तो इसी में से 4 प्रोटॉन आएगा यहाँ, और ये 4 प्रोटॉन क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 प्रोटॉन अब कुछ खेल खेलने जा रहा है, और वो 4 प्रोटॉन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ इस 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और फाइनली ये सब कुछ मिलकर 2 मेटाबॉलिक वाटर बना देगा। फाइनली सब कुछ मिलकर 2 मेटाबॉलिक वाटर बना देगा, और यही है ईटीएस। इस दौरान आपने क्या देखा कि NADH2 FADH2 के इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के मदद से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन का भीड़ लगाया गया। उस प्रोटॉन के भीड़ से वहां एक फोर्स जनरेट हुआ जिसको आपने प्रोटोमोटिव फोर्स बोला। उसी प्रोटोमोटिव फोर्स की मदद से एटीपी सिंथेस में कन्फर्मेशनल चेंज लाया गया, उसी की वजह से एटीपी बनाया गया। और फिर वो प्रोटॉन जब बाहर निकल के मैट्रिक्स में, अंदर निकल कर मैट्रिक्स में आने लगा, तो वही प्रोटॉन आ गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के कुल मिला के यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, और 2 मेटाबॉलिक वाटर बन गए। इस कदर एटीपी भी बन गया, वाटर बन गया लास्ट में एज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, और एनर्जी का फाइनली फ्लो हो गया। कहां से, NADH2 के अंदर जो एनर्जी थी फाइनली वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आई थी NADH2 में, वो एनर्जी अब pH बॉन्ड में जाके कंजर्व हो गई, मतलब एटीपी में जाके कंजर्व हो गई। दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि NADH2 FADH2 का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, और फाइनली वो रिड्यूस्ड हो गया। कौन, FADH2 ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इसीलिए इसको आप टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ रेड्यूस्ड कोएंजाइम भी कहते हो, इसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हो, इसको आप ईटीएस भी कहते हो। क्यों कहते हो बच्चा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर का सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है, इसीलिए आप इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हो। कल एक बच्चे ने डाउट पूछा, सर कॉम्प्लेक्स 5 तो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही तो कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ है, तो प्रोटॉन कैरियर है, तो प्रोटॉन को बस पास करा रहा है। इलेक्ट्रॉन कैरियर तो केवल कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 से है। तो बच्चे ने बोला, सर आपने एरो में इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम पर कॉम्प्लेक्स 5 को भी लिखा था, बस वो एरो में स्पेलिंग मिस्टेक था, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये तो केवल प्रोटॉन को पास कराता है। कहानी समाप्त हुई। बोलो समझ में आया? अरे ईटीएस खत्म, यस सर। दोबारा पढ़ा दिए बढ़िया से, पूरा रिवाइज हो गया। साइटोक्रोम C1 का मिस्टेक हुआ था, ओके चलो उस मिस्टेक को हटाने के लिए पूरा फिर से बता ही देते हैं। ये है भाई साहब आपके सामने, जो है देख लो आपके सामने है। क्या अच्छा, मतलब फ्लिप फ्लॉप दिखाना चाह रहे हो क्या? ये लो भाई यार, फ्लिप फ्लॉप में क्या है यार, मतलब इसका कहना है कि यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप नहीं दिखाई, लो खुश। फ्लिप फ्लॉप यहाँ इसका कहना है
कि ये FADH2 का फिर FAD में कन्वर्ट हो जाना। लो दिखा देते हैं भाई, तुम भी खुश हो जाओगे। खुश? लो, वो अंडरस्टूड है यार, इतना तब तुम पढ़े लिए हो। ये भाई साहब, अब इस मीटिंग का हमारे पास 4 मिनट बचा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनल डायग्राम यही है आपका, फाइनल डायग्राम ये है, कोई करेक्शन नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, कोई कुछ नहीं, यही है फाइनल डायग्राम आपका। ठीक है, इसको आप देखो, जल्दी से रिवाइज करो, फिर हम नई मीटिंग में कुछ नया चीज करेंगे, नया क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस मीटिंग को समाप्त करते हैं।